आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और हमारा प्रयास रहता है कि तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए, साथ ही साथ हर खबर को लेकर अपडेट करवाया जाए और आप लोगों की आवाज़ बनकर कुछ सवाल ब्यूरोक्रेट से पूछे जाएं। क्योंकि कोविड-19 के दौरान जहां पर कोशिशें लगातार ये की जा रही हैं कि इस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए, कोरोना की चेन को कैसे ब्रेक किया जाए, अभी भी बहुत सी जनता परेशान है। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण, कभी वेंटिलेटर्स की कमी के कारण और कभी किसी को वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार हैं। कभी कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो आयुष्मान कार्ड दिखाता है और बोलता है कि अंदर तो ये इसको वैलिड मान नहीं रहे, किसी काम का नहीं है। लगातार जहाँ पर प्रयास जारी हैं कि इस चेन को कैसे तोड़ा जाए, समय समय पर लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। बहुत से लोग इस तरह से भी कहते हैं कि देखिए 10 बजे के बाद 6 से सुबह 10 बजे तक जो छुट्टी जाती है, आप घरों से निकलिए, ज़रूरी सामान लेकर आइए, उस समय ऐसा लगता है कि सब कुछ खुला है। और कुछ नैतिक जिम्मेवारियां आम जनता की भी बनती हैं कि वो भी लिहाज रखें। सरकार अगर कुछ गाइडलाइंस निकालती हैं, वो घर पर आकर आपको ज़बरदस्ती पालन नहीं करवा सकती, लेकिन जिम्मेवारियां खुद की हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, भीड़ वाली जगह पे ना जाइए, ना भीड़ लगने दीजिए। बहुत से आज सवाल जवाबों पर और प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है कोविड-19 का, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान चौधरी लाल सिंह जी हैं। लाल सिंह जी, फिलहाल जो देखा जा रहा है, कोरोना तो आज नया नहीं, अब तो ये 1.5 साल पुराना हो गया, 1.25 साल पुराना हो गया। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार जो है लॉकडाउन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा और ना ही लोग समझ रहे। पिछली बार हमने देखा तारबंदी भी थी, सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवान भी थे पुलिस के साथ, और बहुत हद तक जो है लोग ना के बराबर बाहर निकल रहे थे। अभी लोग इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पाए, वेव 2 चल रही है, कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। और ऊपर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं कि आपको कोई चीज़ चाहिए आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वहीं पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी की बात की जाए, उनका कहना है वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं लेकिन चलते नहीं हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इसके बारे में बताया जाएगा। जो खुद इतने ओहदे ओहदे पे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठते हैं, उनसे ऊपर भी कोई है जिनको उनको बताना है और वो वेंटिलेटर्स चलवाने हैं। देखो, ये काफ़ी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं इस समय जो लोगों को पेश आ रही है, और जिस तरीके से सरकार का रवैया है और उनके रिप्रेजेंटेटिव का, तो लगता नहीं कि इन लोगों को अपनी पावर और गवर्नमेंट की, जहाँ तो गवर्नमेंट की कमज़ोरियाँ, नेग्लिजेंस, उनका लापरवाही, उसको कैसे बचाया जाए, कैसे सेव किया जाए, उसके लिए ही प्रयास करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छे ढंग का काम है। जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों का आना, बाहर आना, और सुबह जब खोलता है तो लगता नहीं है, तो वो भी चीज़ें वो भी डिपेंड गवर्नमेंट पे करता है, ना कि उस पे करता है। गवर्नमेंट की जो अपनी करतूतें रही हैं, उसमें आप देखोगे इतनी इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ इन्होंने करवा दी, ये सारा उसी से बंटा है। आपको पिछली दफ़ा इसलिए इतना ज़्यादा काबू न आया, ना इतना ज़्यादा लोगों को काबू किया। इस बार जितनी डेथ और कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, शायद रिकॉर्ड हो गया। और ये थर्ड की बात करते हैं तो डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाना है, क्योंकि इनके पास इंतज़ाम उस ढंग का है नहीं। और बातें करने में तो ढंग इनके पास सब कुछ है कि बड़ा इंतज़ाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो जितनी भी डेथ हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं, मेजॉरिटी, और उसके बाद जो बची खुची हैं वो वेंटिलेटर से हुई हैं। और दूसरा नंबर, ट्रांसपेरेंसी ज़रा सी भी नहीं है। तो ये सारी जब ऐसी बातें चल रही हों तो लोगों में तो तकलीफ़ है, और विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस बिफोर द हॉस्पिटल, बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, लोगों का टूट चुका है। दिस इज़ वेरी क्लियर। लोग इस समय ऐसे हो गए हैं कि शायद जाएंगे तो बचेंगे नहीं, और हमें कोई देखेगा नहीं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्या किया जाए। वो अपने आप को घर में कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी में ऐसा है जी, बहुत से केस हैं, आप सोच नहीं सकते जितने केस हॉस्पिटल में नहीं है, इससे कई गुना केस लोगों के घरों में बैठे हुए हैं,
जो अपने आप को ऐसे कोरोना टाइम करके आइसोलेट करके ऐसे ही वो आइसोलेशन जो मेडिसिन चाहिए है, जो ट्रीटमेंट चाहिए, वो तो उसको नहीं मिल पाएगा ना। मुझे लगता है सर कि ये कुछ जो कमियां दिख रही हैं साफ तौर पर, शायद यही एक मंशा लोगों की बन चुकी है कि अगर प्राण भगवान ने लिखे हैं तो घर पे ही आ जाएं, हॉस्पिटल नहीं जाना। और हालांकि हमारे डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको भी कई देर हो जाती है अपने घरों से, परिवार से मिले हुए, पीपी किट्स में उन्होंने रहना 24 घंटे। लेकिन ये जो धारणा लोगों के दिमाग में बन चुकी है कि देखिए वहां जाएंगे कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कहीं वेंटिलेटर के लिए, कहीं बेड्स के लिए। और हमने देखा अभी सीडी हॉस्पिटल के हालात क्या थे, अंदर बेड्स नहीं थे और पूरी मीडिया ने कवर किया, बाहर बैठे हैं, पार्क में लेटे हैं, ऑक्सीजन लगाया है। तो वो ये हालात जो हैं, आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन इंतजार किस चीज का कर रही है? लगातार अब नंबर ऑफ डेथ, किसी दिन 70 का आंकड़ा, किसी दिन 63 का आंकड़ा, किसी दिन 60 लोगों की जान जा रही है जम्मू कश्मीर में। अब कहीं ना कहीं हलचलें दिख रही हैं। अब किसी हॉस्पिटल के दौरे किए जाते हैं और जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है एमपी जुगल किशोर जी से कि वेंटिलेटर्स, जी वेंटिलेटर्स हैं, चलते नहीं हैं, हम बात करेंगे ऊपर सरकार से। आखिरकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप भी रह चुके हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन इस तरह का बयान एक एमपी की तरफ से आना कि वेंटिलेटर्स हैं लेकिन चलते नहीं हैं। तो फिर दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहते हैं कि हम पूरे तैयार बैठे हैं। तीसरी तरफ से अगर जितेंद्र सिंह जी की बात की जाए, वो उन्होंने पीछे भी एमपी फंड निकाला। जब जुगल किशोर जी से पूछा गया कि देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी फंड्स दे दिए, जितेंद्र सिंह जी ने भी दे दिए, तो आपने इस बार क्यों फंड्स नहीं दिए? तो वो बोलते नजर आते हैं इन लोगों ने बचा के रखे थे, हम साथ साथ यूटिलाइज करते रहे। तो ये कई बार जो अलग अलग बयानबाजी एक ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आती है, तो ये लोगों के दिल में जो है बहुत से सवाल खड़े कर देती है। क्या कहना है आपका जुगल किशोर जी के इस बयान को लेकर? वेंटिलेटर है, चलते नहीं है, फंड्स हमने साथ साथ लगा दिए, अभी है नहीं। देखो होता क्या कि जो आदमी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता है वो उसके फंड्स इस्तेमाल होते हैं। जो आदमी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखता ही नहीं है उसके फंड टिके रहते हैं। ये बात को समझ लो। जुगल किशोर की ये बात गलत नहीं है कि उसके अगर फंड्स उसके पास नहीं है तो उसका कारण मैं नहीं समझता कि जुगल किशोर है। और फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2 साल से गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं। आपको पता ही है कि एमपी लैड बंद किया है। एमपी लैड जब वो किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बंद किया है। वो पैसे डाइवर्ट किए गए, कहीं पीएम के फंड, कहीं वो भी चीज़ें 2 साल की हैं। और यहाँ तक सवाल है दूसरे एमपीज़ का, वो इलाके में जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे ना। तो अब वो पैसे उनके पास हैं तो देने चाहिए। बाकी रही बात, एक आपको बता दूं कि एमपी लैड जो होता है, डिस्क्रिशनरी फंड जो है, ये ऐसे आप किसी को नहीं दे सकते। आपके प्लान होता है, उसमें लिखा होता है कि वाटर कंजर्वेशन को कितना पैसा जाएगा और यहाँ रोड कनेक्टिविटी को कितना जाएगा, कितना दे सकते हो। मेंबर पार्लियामेंट को ये लिखा गया है उसपे एमपी लैड में। ये बिल्कुल क्लियर करना। एक सवाल जहां तक हम समझते हैं लाल सिंह जी, जो हमारी समझ में, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, ये जो एमपी लैंड की आपने बात की, अगर ये ऐसा भी है कि अगर इस फंड को यूज नहीं किया जाए तो वापस सरकार के खजाने में चले जाता है? वो आता ही नहीं। जब खर्च ही नहीं हुआ तो वहां से निकलना कैसे? देखो एक्चुअली क्या होता है, मैंने प्रैक्टिकली 100% दोनों टेनर में पैसे खर्च किए हैं। एज एमएलए भी मुझे एक्सपीरियंस है, ये पैसे साथ साथ खर्च हो जाएं। और आपदा जब आ जाए तो आपदा के दिनों में ये पैसे सरकार को इनको देने चाहिए थे। बिल्कुल। मेंबर पार्लियामेंट के पैसे सरकार को रखने का क्या मतलब था? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, आप उसके पैसे लेके बनारस में खर्च दोगे, उसके पैसे लेके आप कर्नाटक में खर्च दोगे, कहीं जाके गुजरात में खर्च दोगे, यूपी बिहार में खर्च दोगे। तो व्हाट द मीन ऑफ दैट कि वो एमपी अगर जम्मू कश्मीर का है तो उसके पैसे जम्मू कश्मीर में लगे नहीं लगे। आप पीएम के फंड में देखेंगे कि कितना पैसा हमारे हॉस्पिटलों में लगा, कितने लोगों के इलाज हुए, कितने वेंटिलेटर आए और कितने अपॉइंटमेंट्स हुई जो इसी पीएम के फंड से। अगर ये सारा कुछ हुआ तो नहीं हुआ है तो सरकार की लापरवाही है कि जब ये पूरा स्टेट आपके पास स्टेट है, यूटीज है, सबको सामने रख के देखिए भाई साहब, एमपी अगर 6 एमपी यहाँ के हैं तो उनके पैसे 6 के कहाँ लगने चाहिए? आप ऊपर से काट लोगे पैसे। तो मैं नहीं समझता कि ये इस बात का कोई मतलब है। आज देखिए आपदा है, फिर दूसरा नंबर ये भी नोटिफिकेशन निकालनी पड़ती है फॉर योर कंफर्मेशन कि आप ये पैसे
वेंटिलेशन को, ये पैसे वेंटिलेटर को, ये पैसे ऑक्सीजन को, ये जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो कैसे हो सकता है ये पैसे कहाँ दे पाएंगे जी। ये मास्क खरीदनी है, दूसरा खरीदना, हाउ दे कैन। ये भी एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकलती है कि इस पैसे को फलानी जगह इस समय आप प्रायोरिटी पे इस्तेमाल कर सकते हो और इतना कर सकते हो। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन में आ, अगर आप इनकी चिट्ठियाँ दोनों की तीनों की निकालोगे ना जी। तो आप समझोगे कि वो पैसे अभी तक खर्च हुए भी हैं या अभी तक वो चिट्ठी सैंक्शन हुई भी है या नहीं हुई है। ये थोड़ा सा देख लेना, आप भी आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। बेवकूफ़ लोग बन सकते हैं कि मैं यहाँ से अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, मैंने 3 करोड़ रुपया दे दिया, मैंने 2.5 करोड़ रुपया दे दिया। तो ये आके पूछिए, वो चिट्ठी आके जम्मू वाले एमपी ने डीसी को दी होगी यहाँ जी। राइट जी। कोई हो जिसके पास उसने पैसे रखे होते हैं, बैंक यहाँ एक उनकी मर्जी का एक बैंक होता है जिसमें होते हैं जी। लेकिन डीसी उसको दिया जाता आर्डर कि ये पैसे मेरी फलानी जगह लगाने हैं, फलानी जगह लगाने। फिर वो एक एस्टिमेट आता है, फिर उसका पूरा सिस्टम बनता है, टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। इसी तरीके से अभी जब तक आपने ऑर्डर नहीं निकाला, इमरजेंसी दिस एंड दैट, आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज़ें यूटिलाइज होगी, ये यूटिलाइज हो जाएंगी? अभी तक एक पैसा भी यूटिलाइज नहीं हुआ होगा, ये मैं कह रहा हूँ, चैलेंज से कह रहा हूँ। रही बात यहाँ तक हम एक जुगल को पकड़ लें, एक पर्टिकुलर आदमी तो बाकी को छोड़ दें, ये बात नहीं। जुगल की जो पावर है वो बाकियों से कम है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सीनियर ज़्यादा है उनसे, ये अभी आपको पता होना चाहिए, 2-3 बार एमएलए रहे हैं जी हैं और इसको एक्सपीरियंस बेटर देन दैट हो सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन है कि जो लोग डायरेक्टली प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठे हुए हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल दैन एवरीथिंग। क्योंकि इस समय सरकार जो है, जब ट्रांसफर कराते हो कि मैं फलाने बंदे को मैंने लगाया, उस बंदे को मैंने लगाया, उसको मैंने लगाया, उसको मैंने लगाया, जब बंदे आप लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि जो बंदे अगर उसके बाद काम नहीं कर रहे तो लगाने वाले का कसूर है ना। अगर यहाँ प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ इस तरीके की कैजुअलिटी हो रही है, डेथ्स हो रही है, तो वो चीज़ों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। फिर दूसरा नंबर, इस समय ज़रूरत है कि इन फालतू चीज़ों के बजाय हम इसके लिए फोकस करें कि हम जम्मू कश्मीर के इस स्टेट तो रही नहीं साली, इन्होंने बेड़ागर किया हुआ है, तो इस यूटी को बचाने के लिए, इस लोगों को बचाने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रयास हो सकते हैं, इस पे हम सोच विचार करें और उस पे ही काम करें। क्या ऐसा हो सकता है कि इस समय पे जिस तरीके से आपने कहा कि सोच विचार किया जाए, इस समय खैर अगर लोगों की मदद करनी है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इस समय क्या ऐसा कोई स्टेप लिया जा सकता था कि ऑल पार्टी के जितने भी एमएलए रह चुके हैं पहले या फिर कोई कार्यकर्ता हैं, उनके साथ 2-2 3-3 व्यक्तियों को बुलाकर एक मीटिंग की जाए और कहा जाए देखिए कुछ हालात आपके समय में भी आपने देखे होंगे, कुछ हालात अभी हैं, एक प्रॉपर तरीके से जहां पर हर पार्टी के 2-2 3-3 व्यक्ति वहां पर मौजूद हैं और सोचा जाए कि अब इस हालात को किस तरह से बेटर किया जाए। अब लगता है ये इस तरह का ऑप्शन भी बड़ा ज़रूरी था। अगर 2 व्यक्ति कांग्रेस से आ जाते हैं, कोई भाजपा के आ जाते हैं, कोई पीडीपी के आ जाते हैं, कोई इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, तो ये चेयर मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है इस समय, अगर इस तरह का सुझाव सरकार के जहन में आता है। देखो, लोगों की जो राय आप देखते हो इस समय, रोज लोग लिखते हैं कि चौधरी साहब लाल सिंह जी को ये दे दो, लाल सिंह जी ये दे दो, लाल सिंह को ये बना दो, रोज चीज़ें आती हैं। तो ये जब आम राय आती है कि लोग, देखो हमें चलना है लोगों के मुताबिक। बिल्कुल। अगर लोकतंत्र में रहते हो, बिल्कुल। वोट लेने के लिए आप लोकतंत्र है, काम करने के लिए डिक्टेटरशिप होगी, ये थोड़ा चलेगा। तो इसलिए लोगों की राय को सुनना और उस पर चलना। बाकी कोई भी आदमी एक्सपर्ट किसी तरीके से भी राय सरकार को दे सकता है, तो सरकार को लेनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने भी कल चिट्ठी डाल दी कि ये मेरी सजेशंस हैं कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए जी। अगर इस पे आप करोगे तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, डेथ भी कम होंगी और इलाज ज़्यादा होगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, आपके पास कोई भी यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है उस कोविड में जी। इस समय कैमरे लगाने की जरूरत है। जैसे आप कहते हैं, अभी आप सुना रहे थे कि एक सरदार जी 6.5 फुट के आए जी। आए और चल के आए, सीधे आए और 2-3 घंटे के बाद वो मर के बाहर चले गए और कोविड का डिक्लेयर कर दिया जी। तो मुझे बताओ उसका ट्रीटमेंट किसने देखा होते हुए? राइट। और उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, पारदर्शित बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से हमने देखे अगर ये पारदर्शित नहीं करोगे, आप ट्रांसपेरेंट नहीं करो, तो डेथ बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, क्योंकि कोई चेक नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। चेक करने का तरीका क्या है? एक कैमरा लगता है, कितने पैसे लगेंगे?
आप करोड़ों रुपए के फंडों की बात करते हो, फंड्स की बात करते हो, अरबों की बात करते हो, लाखों रुपए के कैमरे नहीं लग सकते क्या? आज आप कैमरा लगा दो। आपने कैमरा कहाँ लगाया कि यहाँ लोग इनके साथ झगड़ेंगे तो उनको अंदर कराने के लिए कैमरे लगाए। जहाँ ट्रीटमेंट करना है वहाँ कैमरा क्यों नहीं लगेगा? और पहले जरूरत थी या नहीं थी, आज जरूरत है। अटेंडेंट को आप पहले आने नहीं देते, आएगी तो अंदर कौन देखेगा? और फिर आता है तो उसको कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई किट नहीं मिलता उसको। और किट कब मिलता है? जब उसको तबूत मिलता है, जब उसका बंदा मरता है उसको किट मिलता है। अपने सुखन की हुई है कि इसका बंदा मरेगा, इसको उस समय किट देंगे। अगर वो आदमी देखो रश कैसे कम होगा। देखो इस समय इनके पास अगर यहाँ ह्यूमन रिसोर्स में कमी है, कोई डॉक्टरों में कमी है, क्योंकि डॉक्टर ओवरलोडेड है, नर्सेज ओवर स्टाफ है, 20-11 वाली नर्सेज को पैसे ही नहीं मिले हैं। आप पढ़ लो, 2 महीने हो गए उनकी तनख्वाह नहीं मिली। तो एक मिनट वालों को कोई चांस नहीं, ये सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये डॉक्टर, तो डॉक्टर के ऊपर ओवर क्राउड लाने का कोई कंसर्न नहीं है। 2-3 किस्म के ओवर क्राउड है। पहले तो निचले स्तर पे आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोई काम नहीं कर रहा, आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस पे कोई काम नहीं कर रहा, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोई काम नहीं कर रहा, आपके 3 मेडिकल कॉलेज और हैं इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। सारा रश आप जीएमसी जम्मू में डाल दोगे तो वो डॉक्टर जो कैपेसिटी थी हॉस्पिटल की, उस कैपेसिटी से कोई डॉक्टर थे, उस कैपेसिटी से पहले कम नर्सेज स्टाफ था। आपने बाकी ज़िलों के हॉस्पिटलों की, बाकी इलाकों के मेडिकल कॉलेजेस का सारा रश यहाँ के डाल दिया। उस डॉक्टर ने करना क्या है? तो उसके बाद वहाँ लगानी है कोई कैमरा के अंदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई चेक है नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास 700 के करीब आपके पास हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ 4-5 डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल 15-20 दूसरा स्टाफ होता है, 25-30 आदमी होते हैं। नहीं है तो लगाओ ना, बिल्कुल वो सैंक्शन है। बिल्कुल। और इस पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो इतना बढ़िया हॉस्पिटल होता है, आप सोच नहीं सकते, उसमें सब कुछ होता है। बिल्कुल। वहाँ कई जगहों पे तो ब्लड बैंक भी है, वो डिजिटल कैमरा भी है, वहाँ डिजिटल एक्सरे भी है, और उसके साथ साथ वहाँ आप देखोगे तो कई जगहों तो वेंटिलेटर भी हैं, कई जगहों कुछ भी नहीं है। पे आपको इंतजाम नीचे स्तर पे इतनी दूर से जब आदमी चल के आता है, मैं आपको बता दूं, वो वैसे नहीं बच सकता क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। अब डोडा वाला बंदा आके जिंदा रहेगा यहाँ के क्या? उसकी इम्यूनिटी रहेगी क्या? जो उसकी थी यहाँ ही खत्म होगी, यहाँ पहुँचते। अभी वो 3-4 दिन पहले वो लड़का जो उसमें डाला था एम्बुलेंस में, वो एम्बुलेंस से जब उतारा तो उसकी डेथ हो गई थी, आधा घंटा यहाँ लाइन में लगा। और दूसरा नंबर अगर बसोली, बनी, बिलावर और किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ के इलाके से इतनी दूर से लोगों को आप लाओगे यहाँ, वो बाहर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्या? ऑक्सीजन चढ़ानी है ना आप, तो ऑक्सीजन आपके हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2-4 सिलेंडर होने चाहिए। और हर आपके उस पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे फुल फ्लैश ऑक्सीजन होनी चाहिए, इवन के 2-3-4 वेंटिलेटर होने चाहिए। अगर ये चीज़ें हो जाएं, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये टफ थोड़ी है, मुश्किल थोड़ी है। बिल्कुल। वो जब वो आदमी वहीं रुक जाएगा, पेशेंट वहीं का वहीं रुक जाएगा, यहाँ वाले जो आएंगे वो यहाँ भी बच जाएंगे, वहाँ वाले वहाँ बच जाएंगे। और उधर वाले डॉक्टर को जब ये कोरोना वाला पेशेंट जहाँ आना है तो रश आपको इसको देना है, वो वाला डॉक्टर क्या कर रहा है? उसको क्यों वहाँ रखा है? यहाँ रश डालना है, वहाँ आप स्टाफ डालो। फिर आपके पास इतने कमरे तो है नहीं यहाँ। ये मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी है आखिर यार, बिल्कुल है, इसकी कैपेसिटी है, कोई एम्स थोड़ी है कि आपका इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो फेल हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो एम है वो 0 पे चला गया, उसकी हालत क्या है? वहाँ दिल्ली में जितनी दुनिया मारी है इन्होंने, शायद रिकॉर्ड होगा। दिल्ली के हॉस्पिटलों में गया कि केजरीवाल भी कहते थे मेरे पास बेड है, वो भी नहीं मिले बेड उस समय। कहाँ गए बेड? है शमशान घाट ही ना, शमशान घाट दीवारें तोड़ तोड़ के शमशान घाट बनाए हैं। यही हाल यूपी का रहा। तो आप देखिए गंगा के भी कितनी डेड बॉडीज तैयार के आ रही हैं, कितने बीच जो उसके खाली पड़े हैं, सारी रेगिस्तान जो पड़ा है, सारे के सारे जो है सब हिंदुओं ने भी दबा दी है, सारी डेड बॉडी सारी। कहने का मकसद है मिस प्लानिंग। और हम भी इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही चक्कर में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इस समय उन्हीं का राज चल रहा है और इनके सिर्फ 2 ही रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हॉस्पिटलों में बैठ जाना चाहिए और इन्हीं को एम्पावर कर दो। मैं अगर कह रहे हैं पैसे पावर में है वो जी, ये है प्रोटोकॉल।
यहाँ बैठ जाएं, दोनों बैठे और मॉनिटर करें कि कहाँ सिलेंडर हैं, कहाँ गैस है, कहाँ वेंटिलेटर है, कहाँ डॉक्टर कितने हैं, कहाँ नर्सिंग स्टाफ कितना है, बैठे और इमीडिएट इसका इंतजाम करने की कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। बिल्कुल। मैं तो आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जब आपने कमान संभाली थी, बच्चे के पास आपका फ़ोन नंबर था, आपने ऑन द स्पॉट सरप्राइज विजिट करनी, और जिसने भी वायलेशन की, चाहे एप्रन नहीं पहना या नेम प्लेट नहीं लगाई, उसी समय आप सस्पेंड कर देते थे। और आज भी लोग उस चीज़ को याद करते हैं और आज भी डिमांड करते हैं कि कोई, हमने देखा था हेल्थ मिनिस्टर तो चौधरी लाल सिंह जी देखे थे, जिन पर हर एक चीज़ डिसिप्लिन में हॉस्पिटल में चलती थी। लेकिन उस दौरान जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, क्या आपने भी अपने उस कार्यकाल में बाथरूमों की हालत या कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में गौर किया कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए? कोई मरीज भी अगर बाथरूम जाता है, आज हालत देख लीजिए, इतनी बुरी हालत है बाथरूमों की, और इवन की मॉर्चरी के बैक साइड जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होने वाले हैं, वो बाथरूम के गंदे पानी से ही सैनिटाइज हो रहे हैं, आज भी वो हालत। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या आपने अपने कार्यकाल में इन चीज़ों का ख्याल दिया, खासतौर पर बाथरूम को लेकर और बेसिक चीज़ों को लेकर? आप जानते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक सुपरिटेंडेंट, मुझे पता था कि सबसे प्रायोरिटी सफाई है हॉस्पिटल की। बिल्कुल। देखो, डॉक्टर में भी बाहर रहना है बदबू में सारा दिन, नर्सिंग स्टाफ भी नहीं भी रहना है सारा दिन, कितनी कैसे रह लेते हैं ये लोग। और उसके बाद जब बंदा आएगा बाहर से, उसने कभी ऐसी बदबू देखी नहीं, स्मेल, वो आगे अंदर पहले ठीक होना क्या, उसके बाद जब बाथरूम में जाता है तो बाथरूम की जो सीट से लेके दरवाजे तक पूरा भरा होता है। ये था, बिल्कुल, ये मैंने पहले देखा था एज ए अटेंडेंट, मैं आया हूँ कई बार, छोटा सा बच्चा, ये मैं देखा हुआ है। और फिर दूसरा अटेंडेंट के साथ उसको धक्के मार रहे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलो 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 निकलो, बिल्कुल यही अंदाज ये मैंने देखा सब कुछ। वो मैंने देखा कि वो फॉर्चुनेट मैं बन गया मिनिस्टर, तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मैंने फिर वो चीज़ें, एक रोज मैं एक हॉस्पिटल में ऐसे गया तो स्टूडेंट साथ जाता है, मैं सीधा बाथरूम में चला गया, वो मेरे साथ बाथरूम में, मैं 2 मिनट में बाहर आ गया। मैं बाहर आया, मैंने कुंडी लगा दी, उसको रखा बाथरूम में, मैं बाहर डॉक्टरों से बातचीत करता रहा। फिर मैंने आधे घंटे के बाद उसको मैं खोलो, आया बाहर, उसे पाँव में क्या लगा, रह सकता कोई आदमी यहाँ, आइंदा होगा ऐसा? सर नहीं होगा। फिर आप सोच नहीं सकते कि जो पार्ट होते हैं वो डालने के लिए डस्टबिन, वो भी धो के ना, सफाई करके, टिच करके सुबह रखे जाते थे। और हॉस्पिटल के कमरों में तस्वीरें, हमारा स्टाफ, मैंने कहा नर्सेज को, जिसका अच्छा साफ सुथरा होगा वार्ड, और जिन नर्सों का मैं इनाम दूंगा, साल में फंक्शन करूंगा, उनको इनाम दूंगा, सम्मानित करूंगा। और उन्होंने घरों से गुलदस्ते, फूल लेके आना, वहाँ रखने, वहाँ सीनरियाँ लग गई अच्छे अच्छे, जहाँ सिस्टम कश्मीर में भी, यहाँ भी, और कंपटीशन हो गया सफाई का। फिर सफाई कर्मचारी के जो हेड था, उसके रखा मैंने हाथ कंधे पे, और इधर रखा एक बड़े डॉक्टर पे। मैंने कहा दोनों मेरी आंख के तारे हो, दोनों को लेके समझाया है। और सफाई कर्मचारी बोलता कि मुझे उस बंदे के साथ मिलाया जो मेरे से मुझे परे फेंकता था। तो भाई लाल सिंह की तो मदद करनी पड़ी, हम तो इसके साथ चलेंगे। मैंने कहा कि आपकी कमी क्या है? उधर देखा तो बाढ़ इनका क्या था कि कितने लोग रिटायर हो गए थे, कितने लोग, देखो सर, जो स्मेल में काम करते हैं उनका ये सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। ठीक, कुछ लोग शराब पीने में उसमें अंदर जाते थे, शराब डाल के पी के पिला के, यार बड़ा बुरा हाल। भाई लगा क्या इंसानों के साथ ऐसा है। तो वो चीज़ें मैंने उस समय इस सारी चीज़ों को संभाला, और उनके लिए उन पोर्शन जितने बचे हुए थे उनको लगा आप कितनी साफ कर सकते हो, उनका आधा कर सकते हैं मेडिकल का, आधा हमने वो किया टेंडर, आधा किसी को दे दिया। कंपटीशन हो गया एक प्राइवेट और उसमें। मेरा ख्याल है कि वो सारा दिन एक दूसरे का कंपटीशन, सफाई होगी, बिल्कुल सफाई होगी, बीमारी आपकी पहले बार चलेगी, बिल्कुल, उसके बाद आपको जो और तकलीफें आएंगी वो नहीं आएंगी, और जो अटेंडेंट आएगा बीमार होकर नहीं जाएगा। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ये, हमने हर हॉस्पिटल को, ये आपको बता दें, सबको पता है, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल, आपको पता कि मुझे 2 बार इनाम मिला। मैं और हम बिग स्टेट, इस समय तो इसको स्मॉल स्टेट बोलते हैं, यूटी, ये बिग, इसको बिग स्टेट ऑफ द स्टेट में इंडिया टुडे किसी का लिहाज नहीं करता जी। और बिग स्टेट में जैसे यूपी, बिहार, ये बड़ी बड़ी स्टेट हैं, तो उनको हम थे 20 नंबर पे उस जमाने में जब मैं आया,
तो हम पहले नंबर पे पहुंचे। ये रिकॉर्ड है, हैं, और रिकॉर्ड है पूरा हमें, जो इससे पहले कभी नहीं हाँ, कभी नहीं हुआ। फिर मैं 10 महीने और रहा भी 14 महीने, अगली बार फिर इन्होंने छड़ रही, फिर मैं आया 10 महीने रहा हूँ, अभी 10 महीने। लोग सोचते पता नहीं कितनी देर लाल सिंह रहा होगा। यार मुझे ये रखते नहीं, रहने नहीं देते, क्यों रहने देंगे। तो 10 महीने के बाद सिर्फ मैं फारस में 2 साल काटे जिंदगी में पहली बार है। कोई मैंने एक दिन कहा अपने लड़कों को, भाई 2 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब ये रहने देंगे, ये लोग रहने नहीं देंगे, क्योंकि काम इतना हो गया। 200 लाख, लेकिन अब जब फॉरेस्ट 200 में लाख, तब भी डिमांड होती सर है 200 लाख बूटे पेड़ लगाना को मजाक है क्या। गली गली चौक चौक, कश्मीर में देवदार है, देवदार नहीं है, यहाँ चिनार नहीं है। मैंने कश्मीर के शहर में 4 लाख देवदार लगाया और यहाँ को 5-6 लाख मैंने चिनार लगाया। अब आने वाले समय में कश्मीर को देखोगे, सिटी को, कि आने वाले समय में कभी वो डेजर्ट नहीं मिलेगी। जब सर्दियों में यहाँ सिर्फ बर्फ मिलती है, कोई कुछ नहीं मिलता, कोई ग्रीन नहीं मिलती, वो मिलेगी। मैं तो आदमी को अपने निशान बनाने चाहिए। और देखो साहब, मौका मिलता है, आदमी को मौका मिले, पावर। आज मेरे पास पावर नहीं है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जब थी तो करना चाहिए था ना। इसलिए जब होती है तो इस्तेमाल करो पावर। हम पावर का एंजॉय मत करो। अब देखिए इनका साना देखो ना, लोगों का आप देखते हो ना, इनकी आकड़ देखो, इनके नखरे देखो। और चौधरी लाल सिंह की यही पजामी कुर्ती थी, आज भी है, उस दिन भी थी, और उससे पहले भी थी। मुझे कोई शौक नहीं था ये टाइयाँ और पैंट कोट डाल के और सफारी सूट थे दूसरा तीसरा। हाँ, इस चक्कर में हम नहीं पड़े। हमने कहा हमें तो जिताया लोगों ने, तो हम काम करेंगे लोगों के लिए। जब लोगों के लिए काम करेंगे तो अपनी मन को सेटिस्फैक्शन होगी। ये काम करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि हर आदमी, मैंने 231 डॉक्टर डिसमिस किए हुए हैं, जो 216 कश्मीर के थे जो विदेश में काम कर रहे थे। मैंने कहा वापस आना तो आओ, नहीं तो मैं सस्पेंड नहीं, डिसमिस करूंगा। वो एक बार चिट्ठी डाली, दूसरी बार, तीसरी बार कानूनी तौर पे उनको, तीसरी बार उनको निकाल दिया। 200, कोई सऊदी अरबिया में थे, कोई कहीं थे, कोई अरब कंट्री में थे, और हमारे कोई यहाँ 216 उनके थे और 15 हमारे जम्मू कश्मीर के, जम्मू वाले हिंदुस्तान में कहीं कहीं जगहों पे थे। आज के समय की बात करें, इसलिए आज जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है काम करने की ज़रूरत है। इसमें कोई भी कताई के, देखो सर, आप हॉस्पिटल को आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नहीं मिला सकते, हॉस्पिटल को आप पीडब्ल्यू और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से नहीं मिला सकते, और इस हेल्थ डिपार्टमेंट को किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज द डिपार्टमेंट जिसमें जान इन्वॉल्व है। माल तो आया जा सकता है, आपको कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जब हेल्थ होगी तो उससे ही सारा कुछ होगा। जब हेल्थ ही नहीं है तो कहां से चलेगा। और देश में इस समय, प्लीज, इस समय आपके पास अगली जो वबा आने वाली है, अगली प्रॉब्लम में जो 3rd फेज का बात कर रहे हो, कह रहे यूथ को आएगी। अभी भी यूथ काफी इन्वॉल्व है, तो जब यूथ को आएगी तो इस देश का जो यंग इंडिया कहाँ रहेगा। अब यंग इंडिया खत्म करने के लिए आए हो क्या आप? अभी तक भी आपको ये जानकारी होनी है कि वैक्सीनेशन अभी तक लोगों को नहीं लग पाई। आप बच्चे घूमते रहते हो सारा दिन, आपको कोरोना वॉरियर तो डिक्लेयर नहीं किया, ना आपको इंजेक्शन उम्र और एज के मुताबिक नहीं लगाया अभी तक। बिल्कुल, ये मैं आपको बता रही हूँ, जो इतने चलते फिरते लोग हैं। और दूसरी नंबर, जब आपके पास 12-13 करोड़ अभी तक लगा है, वो भी आपके रिकॉर्ड में, और कहते देश का, दुनिया का रिकॉर्ड है। भाई साहब, 12-13 करोड़ एक साल में लगा, तो कितने सालों में 150 करोड़ को लगेगा। 150 करोड़ की 30 करोड़ जो कहते हैं ना आबादी, 150 करोड़ है। और दूसरा नंबर, उसमें इतनी रुकावटें हैं, स्लॉट बनाइए, क्यों? मोबाइल में करिए फीड, दिल्ली जाए, इन लोगों के फोटो लगे साथ में, उसको एक सर्टिफिकेट मिले। भाई साहब, वो इंजेक्शन आते ही इंजेक्शन लगना चाहिए कि इंक्वायरी मत करो, उसका नाम लिखो, वो हिंदुस्तानी है, जो आपके बॉर्डर के अंदर है, जितना भी बॉर्डर है हिंदुस्तान का, उसके अंदर जो भी आदमी आता है, गरीब है, अमीर है, लंगड़ा है, लूला है, बीमार है, जो भी है, जो किस्म का भी आदमी है, उस आदमी को इंजेक्शन लगना चाहिए। उस पर फॉर्मेलिटियों में पड़े, ये फॉर्मेलिटियाँ आपने देखा इस सरकार ने फॉर्मेलिटियाँ ज़्यादा रखी हैं हर चीज़ में, हर काम में, भले इनको आता ही नहीं काम करिए। मुझे बताओ, वो इंजेक्शन कहीं स्मगल होगा, सेल होगा? करेंगे तो आप, बेचेंगे तो सरकार,
पार्ट पाएंगे तो ये। और जैसे 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तो इन्होंने भेजी, लोगों ने थोड़ी की। अगर लोगों के घरों में किसी के घर में सिलेंडर किसी ने बेचारे ने बुढ़े के लिए मंगवा के रखा तो ये कहेंगे बहुत गबन हो रहा है, फिर वो भी जान बचाने के लिए गया है। आपको वैसे ही पहुंचाना चाहिए सरकार को। जिस चीज़ को मैं कहता हूँ देश चलाना हो ना तो ऐसे नहीं चलता, ढंडोरा फिरता। जनाब जिसके घर में सिलेंडर गैस नहीं है, बुजुर्ग आदमी है, पोजीशन खराब है, ये सिलेंडर पड़े हैं, बताइए, वो वहीं से मेरा वो फ़ोन करो। इन्होंने जो नंबर रखे हैं वो इमरजेंसी नंबर हैं, टोल फ्री नंबर, फिर ऐसे नंबर बना दिए इन्होंने कि आप हमें फ़ोन करिए हैं, और यो अपने इस पे करोगे आपको इमीडिएट वो होगा। हुआ किसी को क्या? कोई बता दे एक भी आदमी जिसने फ़ोन किया तो इन्होंने वहाँ जाके उस बंदे के घर में ऑक्सीजन का इंतज़ाम करवाया या उस आदमी का? इन्होंने डिफ़िकल्ट सिस्टम बना के रखा है। ये सिर्फ अपनी एक शोहरत बनाने के चक्कर में रहते हैं। मुझे जो हॉस्पिटल में खाना बांटने की क्या ज़रूरत है इनको? पूछ दे। रसोई जो हॉस्पिटल की रसोई है उसमें क्यों नहीं चला जाता खाना? आप कौन हो? आपको अगर कोरोना है तो आप हॉस्पिटल में कोरोना देने आए हो? कौन जानता आपको कोरोना नहीं आई? तो पता ही नहीं किसी को कोरोना है किसको नहीं है। डोंट नो द पीपल, फिर घर में है किसको ही किसको नहीं है। बाहर बंदा जाता है पता नहीं हो गया है या नहीं हो गया। तो जब आप लोग वहाँ जाके महफिलें लगाओगे, महफिलें, कोई सैनिटाइज करता दिखाई देगा कैमरे में दिखाने के लिए। इन सबको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। हॉस्पिटल में किसी किस्म का आदमी इंटर नहीं होना चाहिए। एक तो अटेंडेंट होना चाहिए और एक पेशेंट होना चाहिए। मीडिया इसलिए जाना चाहिए कि इनकी कमजोरियां देख, उनको अलाउड होना चाहिए है, उनको भी किट डलवा के अंदर टूर करवाना चाहिए सारा कुछ क्या हो रहा है लोगों तक बात मैं कहता हूँ मैं हूं तो मैं सारे घुमाऊं, देखो भैया कोई गलती है, मैं आपको सैनिटाइज करके कपड़े लगवा के सारे चक्कर लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊं भाई? मैं क्यों डरूं? मैं काम करूं। हाँ, सीधी बात करें, अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, कम है, तो भाई साहब फिर पता लग जाएगी हु इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। अगर आपके पास आप कहोगे कि वेंटिलेटर इस्तेमाल ही नहीं होते, वेंटिलेटर का क्या इस्तेमाल करने को मंत्र पढ़ना है इसके लिए क्या? वेंटिलेटर लगे कहाँ हैं क्या? ये फ्यूल की बातें करते हैं ये लोग, बजाय कि ये डॉक्टर को कोऑपरेट करें कि डॉक्टर के साथ आप झगड़े डालने की कोशिश करते हो, बजाय कि नर्सिंग स्टाफ की मदद करें उसको जलील करने की कोशिश करते हो। भाई साहब आपने उस हॉस्पिटल की इतनी कैपेसिटी नहीं, आपने सारा रश क्यों डाला है इस पर? इसको डिविजनाइज क्यों नहीं करते, तकसीम क्यों नहीं करते, और उसके बाद कैमरा क्यों नहीं लगाते? जो मेरी डिमांड है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जितनी भी जनता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लाल सिंह जी, खास तौर पर जनता भी आजकल जानना चाहती है कि जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, कंपेनिंग की जाती है, तो वहाँ पर कोई रोकथाम नहीं होती, वहाँ पर कोरोना भूल जाते हैं सब कुछ। और दूसरी बात, लोगों का मानना ये भी है कि अभी फिलहाल तमाम वो नेता जो वोट मांगने आते थे, चाहे वो कांग्रेस के रहते हों चाहे इंडिपेंडेंट रहते हों, आज वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, ज़मीनी स्तर पे कम नजर आ रहे हैं। और यही रूलिंग पार्टी का कहना है, चलो हम बाहर तो आए, बाहर तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने हेल्पलाइन नंबर दे दिए, सब कुछ कर दिए, आज बाकी क्यों नहीं दिख रहे जिनकी रैलियां बड़ी बड़ी होती थी? बहुत से सवाल इनके ये भी है कि आज चौधरी लाल सिंह जी भी जब इलेक्शन की कैंपेनिंग करते नजर आते हैं तो उनकी रैलियां बड़ी बड़ी दिखती हैं, बहुत से लोग दिखते हैं। बाकी अगर बात करूं बाकी कांग्रेस के लीडर्स की या बाकियों की जो कंपेनिंग करते हैं, आज वो जनता के बीच में क्यों नहीं आ रहे? अगर चौधरी लाल सिंह जी आज हेल्थ मिनिस्टर नहीं है तो क्या वो इस समय इंडिविजुअली तौर पर हॉस्पिटल में जाकर अपना कर्तव्य या अपना लोगों के प्रति जो है निष्ठापूर्वक वो काम क्यों नहीं नजर आ रहे? ये तमाम सवाल हैं जो एक आम जनता जानना चाहती है, क्योंकि हमेशा प्यार आपको दिया आम जनता ने। एज ए हेल्थ मिनिस्टर आपने बहुत से सिस्टम वहाँ पर सुधारे और पता लगता था कि कोई ऐसा मिनिस्टर आया है, सभी के सभी सीधे हो जाते थे कि नहीं, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल गवर्नमेंट की नालायकी, गवर्नमेंट की कमजोरी, इस पार्टी का हो गया है सत्यानाश। उसको बचाने के लिए कांग्रेसी क्या करेगा हॉस्पिटल में? मुझे बताओ। आर्डर चलेगा बीजेपी वाले का, वो वहाँ जाके और रश डाले वहाँ। आप इनको कहो आप सारे हट जाओ, मुझे दे दो ना, आप हट जाओ। अपोजिशन क्या, मैं सारा दिन बैठा रहूँगा हॉस्पिटल में, मैं देखता हूँ कैसे होता, फिर मैं दिखाता हूँ। आप लोग बेकार की, ये लोग बेकार लोग हैं जो अदर पार्टीज़ पे क्यों घूमेंगे बाहर वो लोगों में? मैं तो कहूँगा सारे घर में बैठने चाहिए, सरकार भी दिखनी चाहिए
और सरकार को डिस्टर्ब नहीं, सपोर्ट करनी चाहिए। सरकार को अगर सपोर्ट चाहिए है, बताओ, लिखे कोई पार्टी मुझे कि आप हॉस्पिटल में आइए, मैं चलता हूँ और मेरा ऑर्डर चले ना वहाँ, मैं वहाँ जाके तमाशा देखने जाऊँ और लोगों को रुलाऊँ वहाँ जाके और किसी से झगड़ा करके वापस आ जाऊँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं जाऊँ तो जो काम नहीं करता उसका इलाज करके आऊँ और मेरी बात मानी जाए, मेरी बात कही जाए, कहो ना इनको। इसलिए ये बकवास, ये इसको कहते हैं बकवास। सरकार आपकी हो या मेरी हो, तो मेरी सरकार हो तो मैं कहूँगा आप क्या कर रहे हो, तो मैं दूध दे रहे हैं आपसे, बट आई एम डूइंग दैट। इफ आई एम गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट ड्यूटी ऑफ द अदर्स। ये एक कानूनी तौर पे लीगली भी आप नहीं जा सकते। जलसे कर सकते, वो भी आज नहीं कर सकते हैं। जलसे इन्होंने किए हैं, किसी ने नहीं किए। सबसे बड़ी रैलियां इन्होंने की हैं, किसी ने नहीं की। इन्होंने पूरे देश के लोगों को लेके बिहार, उसके बाद लेके के पूरे देश में हर स्टेट में, यहाँ से जम्मू कश्मीर से कितने लोग गए थे, करो इंक्वायरी, पता करो कितने लोग लेके आए ये बीमारी हैं। बंगाल में क्या करने गए थे ये लोग। और उसके बाद ये गंगा नहाने का जो इन्होंने काम किया, अगर अमरनाथ यात्रा रुक गई 370 तोड़ने से, आप तोड़ लेते हो, उस समय कोई नहीं जाएगा अमरनाथ यात्रा है। उस समय कोई आदमी अपना तीर्थ नहीं करेगा। वैष्णो देवी यात्रा क्लोज हो गई है, सारी यात्राएं आपने बंद करा दी। आज आपको तकलीफ थी क्या कि आप गंगा में आप जम्मू कश्मीर वालों की यात्राएं बंद करवा दो और गंगा में आप जाने का रास्ते खोल दो और ये कुंभ कर दो हैं। एक कुंभ अगर रुक जाता तो क्या हो जाता भाई दीवे। अगर जो लोग वहां गए कितने मरे होंगे, बिल्कुल, और कितने उनकी वजह से मरे होंगे। इसलिए सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। उस समय तबलीग वालों ने मीटिंग की थी तो कहा था ये तो बांट रहे हैं सब कुछ, कहा था ना, बिल्कुल, ये मुसलमान जो है, इसलिए इन्होंने मीटिंग की। ये आए इधर इकट्ठे हो गए और पूरी दिल्ली में फैल गए, पूरे देश में फैल गए और इन्होंने बीमारी फैला दी। बाद में निकला क्या निकला भाई देवी, कईयों के ब्रंट निकल गए, पुलिस पीछे लग गई। अब इनके पीछे कौन, किसकी पुलिस लगेगी, जिन लोगों ने ये अडंबर रचाया। इसलिए भाई साहब, आदमी को सोच समझ के कहना चाहिए किसी को भी। और सरकार की ड्यूटी है तो दे वर्क फॉर पीपल, दे आर बाउंड टू वर्क, दे हैव टेकन द बोट, दे आर द लीडर्स, दे आर द। मैं तो हारा हुआ आदमी हूँ, मैं सजेशन दे रहा हूँ। इनके मेरे ख्याल के इनके खा में नहीं होगी जो मैंने सजेशन दी है, जो मैंने दी है। आम जनता अभी भी ये कह रही है कि देखिए कोविड-19 का सिनेरियो है और आम जनता का ये मानना है कि जब कोई भी पार्टी से ताल्लुकात रखता है, उनकी मीटिंगें होती हैं या 50 बंदे या 100 बंदे या 200 बंदे वहाँ पर आएंगे, उनके लिए फर्स्ट क्लास से एक 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में बढ़िया सा महंगा सा खाना होता है, 15-20 पकवान बने होते हैं। आज वो लोग किधर हैं जिनकी मीटिंग्स में जब अपने लोग बुलाकर बड़े बड़े महंगे पकवान खिलाए जाते हैं। आज कितने ही लोग, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं या ऑपोजिशन पार्टी के हैं, जो लोगों को घर घर जाकर कोविड-19 के लोगों को खाना मुहैया करवा रहे हैं, ऑक्सीमीटर दे रहे हैं। आज एनजीओज बाहर आई हैं, आज संस्थाएं बाहर आई हैं जहां पर सरकार नहीं पहुंच पा रही। गलत है उनका बाहर आना, बिल्कुल देर रॉन्ग। किसी का बाहर आने का मतलब नहीं है। जब सोशल डिस्टेंस है, जब कहा गया है कि आदमी अपने घरों में रहें, जब लॉकडाउन लगा है, कहीं सरकार ने लिखा है कि एनजीओ बाहर निकले, कहीं लिखा है सरकार ने कि कोई लीडर बाहर निकले। हालांकि जब नहीं, प्लीज लिसन, आपको देखो एक ज्ञान की बातें हैं। जब आपको क्वारंटाइन किया गया है, जब आपका लॉकडाउन किया गया है, आपको कोई अधिकार नहीं है, चाहे जो मर्जी हैं आप उसको ब्रीच करें, उसको तोड़ें। इसका मतलब है यू आर इंटरफेयरिंग द। अगर सरकार कुछ करना भी चाहेगी, आप इंटरफेयर करके उसको खराब करोगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि इस समय इंसानियत दिखाने का समय है और आपको गली नुक्करों में भी लोग बाहर आए और लोगों की मदद करें। इंसानियत तो उनको खुद दिखानी चाहिए। जो लोग सरकार में है भाई साहब, पैसा उनके पास है, फंड्स उनके पास हैं, सारे मुलाजिम उनके पास हैं, पावर उनके पास है, सारे मुलाजिम उनके पास हैं, पत्ता उनके बगैर हिलता नहीं। अब काम उनको करना है। जिसके कहने से कोई चपरासी काम नहीं करता, वो आदमी फुर्ती मारेगा, बेसिक रहेगा, जाके कहीं बेसिक रहेगा क्या। अगर आप लोग फेल हो चुके हो, आप चाहते हो कि अपोजिशन और दूसरे लोग आए, तो आप उनको शामिल क्यों नहीं करते अपने साथ। इस समय कर लो ना शामिल, बाद में अलग हो जाएंगे,
शामिल करो, किसी को हेल्थ दे दो, किसी को कुछ दे दो, जो आप फेल हो गए हो दे दो, किसी को हॉस्पिटल दे दो, कुछ दो ना। ये तो लाल सिंह जी, ये तो रही सरकार की बात है, लेकिन आम जनता ये अभी भी ये सोचती होगी कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो कभी कोई हमारे पास नेता आएगा हाथ जोड़ के इस बार हमें वोट डालिए, कभी कोई आएगा। आज इस समय वो नेता कहाँ हैं जो वोट मांगने आते थे? भूल जाइए सरकार क्या करी क्या नहीं। नेता तो उसी समय खत्म हो गए जिस दिन लोगों ने फ्लड की तरह वोट डाल दिए सबको। वोट इतने डाल दिए कि कोई लगा नहीं किसी को भी वोट मिला होगा। जब किसी को वोट ही नहीं मिला होगा तो लोगों ने उस पर उम्मीद थी ना, तवक्को थी ना उस आदमी पे। अब लोग उस आदमी पे तवक्को नहीं कर सकते जिसको वोट ही नहीं दी, नहीं कर सकते, उनको कोई अधिकार नहीं तो है। आपको लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है अपोजिशन के लिए भी कि इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत लोगों की है उनके पास जाएं, उनको जरूरत का सामान मुहैया करवाएं? आप देखो, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं बात जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैं 25 साल लगातार जीतता आया हूँ, मैं 6 इलेक्शन जीते हुए हैं, मैं हर चीज़ जानता हूँ। मैं अभी इनके 7-8 साल नहीं हुए, मैं 10 साल MP भी रहा हूँ जी। मैं मेंबर पार्लियामेंट की ड्यूटी भी निभाया हूँ, मैं यहाँ MLA भी रहा हूँ। आई नो बेटर। मैं जानता हूँ कि इस समय लोगों ने क्या करना है और उसने क्या करना है। इस समय कुछ भी करना है तो सरकार ही नहीं करना है, क्योंकि हॉस्पिटल को बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, नहीं करनी चाहिए। मैं रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी को मदद भी करनी है तो जाके किचन में एक माल डाल दे कि अटेंडेंट को भी खिलाओ, बजाय वो लो बंदे को भूख लगी 4 पूरी की, आप 2-2 पूरियाँ बांटने आ जाते हो। ये NGO है आपके हैं? मतलब बंदे को तसल्ली से खाना नहीं खा पाए, आप आराम से बैठे हैं, मजाक लेते हैं लोगों का, लाइन में खड़े करते हो। मिडिल क्लास आदमी तो वैसे लाइन में खड़ा नहीं होता, शर्म महसूस करता है, तो उसका क्या हाल होगा? उसके लिए क्या प्लान है? कितने लोगों ने अभी तक चौधरी लाल सिंह जी को अप्रोच किया है इस कोविड के दौरान कि लाल सिंह जी हमें इस चीज़ की कमी आ रही है, हमें ये मुहैया करवा दो? मेरे डेली मुझे 2, 4, 5 आदमी 10 आदमी मेरे पे होते हैं। अभी भी वार्ड नंबर 7 में और वार्ड नंबर 7 और बेड नंबर 7 में तृप्ता है। अभी फ़ोन आया, अभी आपके पहले फ़ोन कर रहा हूँ यार, उसका ख्याल करने के लिए मेरे जो हो सकता है। ये चीज़ें मेरी डेली चलती हैं, राइट। मुझे यहाँ से मैंने आपकी वीडियो देखी किसी की रियासी में, वो नई बस्ती रियासी। मैं रात को खाना खा के अभी ऐसे ही, तो एक बच्चा रो रहा है एक मीडिया वाले के आगे, लड़की छोटी सी बच्ची। क्या भाई ये देखो क्या है, कल से खाना नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? और मैंने खा लिया था, मेरी हालत होगी खराब, मेरे बच्चों ने भी खाया था। उसका बाप 20 दिन से पहले मरा। उसको मैं और मेरे बेटे ने कुछ 4 बार देखा, उसका एड्रेस समझ ना आए, नहीं आया नहीं। मैंने कहा गलत हो गया। और रियासी फिर जब यूं ही थोड़ा सा समझ आई तो वो कोई लड़का जो मीडिया वाला बच्चा था उसको खुद लेने नहीं आ रहा था, उसने उसका एड्रेस बताना था, पूरा टाइम बताना था। ऐसे भी आ जाते ना उठा के ऐसे दे दो मुंह में, और ना तू चौल लेके गया, तू जाना था ना, तो ये पता भूखे हैं पागल, तू लोगों को कह रहा है इसकी मदद करो, इसकी प्लानिंग करो, तो तू क्या लेके गया था मुंह में तूता देने, और एड्रेस भी नहीं दिखा रहा। फिर मैंने रातों रात फ़ोन करके अपना एक वर्कर उठाया, भेजा, और उसका इंतजाम हुआ। सुबह DC से बात करी, DC साहब वहाँ गए, उन्होंने बताया, गया मैं, सारी बात सुनाई, उनको मिला। मुझे बताओ, ये चीज़ें जो करने वाली वो हम करते हैं। हम यहाँ बैठे, हम कमरे में बैठे भी नेता हैं, हम वो आदमी थे। मैं यहाँ से भी हेल्थ चला सकता हूँ। मैं हरिद्वार होता हूँ, नहाने गया था एक बार, तो मेरे यहाँ से पंगा हुआ, मुझे वहाँ पता लग गया, मैं हॉस्पिटल मिनिस्टर था। वो इंजेक्शन लग रहे थे, वो कास्टली इंजेक्शन थे, उसको ग्लूकोज के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, उसका रंग था उसका, तो उसके जितने इंजेक्शन लगे इतने निकाल लिए, उधर से बंदे को डिसमिस किया, नौकरी से निकाल दिया। ये आदमी को कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ बैठा है भाई साहब, कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी आदमी बड़ा हो, उसके सोर्स होते हैं, रिसोर्स होते हैं, ही कैन मैनेज। और जब आप अपना इलाज कराने के लिए मैदानता चले जाते हो, तो आप मुझे बताइए क्या है बड़ी दस, इधर कौन देखेगा? आपको भी इन हॉस्पिटलों पे विश्वास बनाना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बनेगा। जब आप अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए नारायणा भागते हो हैं, और नारायणा में भागते हो और आप वहाँ से वापस आ जाते हो, तो कुछ लोग उसी की आड़ में कहीं और भी नारायणा चले जाते हैं, वहाँ भी नहीं लगा हुआ वो कैमरा, पता ना। अभी परसों बंदा मरा है, भूपिंदर सिंह का फादर, पता करना। वो रोता रहा कि बच्चों मुझे एक बार मिल तो लो,
उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। यहाँ हरवंश सिंह जी सरदार जी, उनकी डेथ हुई है, डॉक्टर सूदन के भाई, ये 15 भी डॉक्टर हैं घर में, 50 डॉक्टर होंगे, ये गए थे वहाँ दाखिल करवाया। तो उन्होंने कहा एक बार हमें डॉक्टर हैं, हम अपनी तरीके से जा, उन्होंने नहीं मिलने दिया, अल्टीमेट मौत मिली। मुझे बताओ, इस तरीके के हादसे कंटिन्यू हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि निग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये मानना चाहिए। और गवर्नमेंट चालाकियाँ हमारे हर ये चालाकियाँ वाले, और आप जैसे लोग भी उनके साथ चालाकी में शामिल हो जाते हो। माइंड नहीं करना, क्यों मैं सच कहने वाला आदमी। आपको उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं हमने ये खोला, हमने ये खोला, वो अपोजिशन क्या कर रही है। आपको उन्होंने, देखो 1 मिनट में आप बेवकूफ़ बन गए नहीं। मुझे बताओ, उसको नहीं पूछते तेरी सरकार है, वो क्यों काम करेगा। नहीं, हम सवाल दोनों से पूछते हैं, हाँ, चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो। लेकिन आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, हालांकि हम दोनों तरफ से पूछते हैं, हम मीडिया का यही रहता है कि दोनों माध्यम जो आम जनता तक पहुंचाए जाए, चाहे वो रूलिंग पार्टी चाहे अपोजिशन हो। लेकिन लाल सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जी आपसे सुनूंगा। आप सबसे पहले, एक बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा जो कि लोगों के जहन में भी है और इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत से लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं। और वो बड़ा सवाल ये है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी दौरा करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल बख्शीनगर का, या सीडी हॉस्पिटल, या गांधीनगर हॉस्पिटल, या अटल डल्लू जी आते हैं, तो उनको वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जाती जो असल में कमियां हैं। हालांकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, वो एक बार यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर तो अच्छा भला बंदा आकर भी बीमार हो जाए, इतनी गंदगी, इतनी बुरी हालत थी। अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी 2 से 3 बार दौरा कर चुके हैं, अटल डुल्लू जी लगातार दौरा करते हैं, एडवाइजर दौरा करते हैं, तो फिर उन दौरों का रिजल्ट आकर आखिरकार क्या निकलता है। हालात दिन बर दिन बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं। ये तो क्वेश्चन उनके लिए है, आप दौरा करते हो तो क्या होता है, ये हमारे लिए क्वेश्चन नहीं। हम बताते हैं आपको दौरा क्या होता है। हमने दौरे किए हैं, और मेरे ख्याल है कि दौरा एक बार ही करना होता है। हम आए हॉस्पिटल में, पहली बार जाते थे ना, तो वो बता के जाते थे, फिर हम कहते थे कि हम आए हैं ना, इसके बाद हम बता के नहीं आएंगे। और ये मेरी प्रायोरिटी है, मेरी ये प्रायोरिटी है, मुझे ये प्रायोरिटी मुझे दिखनी चाहिए यहाँ। अगर मैं आइंदा आता हूँ तो ये आज की मैं सारी चीज़ें आपको माफ़ कर रहा हूँ, पहली बार आऊँ। इसके बाद ये चीज़ें आपकी ना हुई तो फिर आप सोच लेना क्या हो सकता है। तो जनाब अली, फिर वो होना भी चाहिए। जब आप होगा नहीं तो कैसे कर पाओगे आप ऐसे, आपको दौरा आपको लगाते रहोगे। मैं इसलिए कहा कि इस समय बोथ मेंबर पार्लियामेंट, उनकी पावर है, सरकार है, वो यहाँ आके मीटिंग लें। क्या होता है कि आपके पास तीन किस्म के डिपार्टमेंट हैं। 3 में से एक मेडिकल एजुकेशन है। मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं मेडिकल कॉलेज को, बिल्कुल, यह पढ़ाने के लिए होती है, यह पट्टियाँ करने के लिए नहीं होती कि 24 घंटे इनको पट्टियाँ करनी। थोड़ी सी नाक पे लग गई, वहाँ लग गई, तो कहाँ पहुँच गए, मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए। ये यहाँ एक स्पेशलाइज सर्विस होती है, इस जगह लगता है स्पेशलाइज सर्विस है, नंबर 1। सेकंड होता है जो हेल्थ सर्विस होती है, वो कहाँ होती है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, एक अलग से महकमा है, बिल्कुल राइट, जिसके पास सब सेंटर से लेके और जिला अस्पताल तक सारे उसके नीचे होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट, ये कौन बाइफरकेट करेगा। आप मेडिकल कॉलेज में चक्कर क्यों लगाते हो सारे जी। और मैं कहता हूँ ये तो फुलिशनेस है भाई साहब। मेडिकल कॉलेज में चक्कर लगाने का क्या कंसर्न है आपका। वो जो बच्चों की मेडिकल एजुकेशन सफ़र हो रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो बच्चे पीजी करने गए थे उनका क्या होगा, जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनका क्या हो रहा होगा, हैं। और जो एमबीबीएस और पीजी करके हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, जिला हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनके लिए उनकी कौन जानकारी ले रहा है, बताओ। और रही बात ये, और जो जहाँ 211 वाली जो नर्सें हैं जिनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उनका कौन जिम्मेदार है। और जो कठुआ में निकाली आपके सामने पिछली कोरोना थोड़ा सा ख़त्म हुआ तो लड़कियां बाहर निकाल दी हैं, सारे वो बेचारे ऐसे ऐसे कर रही थी। तो एक पुलिस वाला आया, उसने कहा 5 मिनट में खाली करो, 5 मिनट में, आप मुझे जानते नहीं। और भगवान दी कसम,
बड़ा मन दुखी हुआ। हम किसी की और फिर यहाँ के लीडर गए, नड्डा साहब भी आए थे और भी गए वहाँ, एक जब उसको खोलने जाना था उस हॉस्पिटल को, राइट, खोलने गए, हॉस्पिटल किसने लाया किसने किया ये सारी दुनिया जानती है। आप खोलने गए तो वो लड़के लड़कियां खड़ी, उनकी वो मार धाड़ हुई, आप सोच ही नहीं सकते। आप बताइए यार, आप कहाँ खड़े हो इस लोगों के साथ, वेयर यू हैव स्टैंड। आप तो फेंटा चाटते हो लोगों को, मार चढ़ाते हो लोगों को, आपने इसके सिवा किया कुछ नहीं है। अगर आपके पास धरना देने कोई बंदा जाता है, बात करता है, पहले वो बात रखता है फिर वो धरना देता है, चाहे CISF का हो या BSF को, मार पड़ती है। आप किन लोगों की बात करते हो सरकार की? वेयर इज द गवर्नमेंट, व्हाट द डूइंग द गवर्नमेंट है? अगर ये कोरोना वरोना ना होता ना तो दिखाते हम लोग क्या होता। और रही बात, ये चीज़ें सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से ना हम 4 बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, ना हम वहां जाके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। इस समय कोरोना ठीक करने की जरूरत है। ठीक हो जाने तो फिर इनको लोग ठीक कर ही रहे हैं। वैसे बंगाल में हो गए, यूपी में हो गए, होते जाएंगे सारे। अब झंडा नहीं लगने दिया ना इधर मेडिकल कॉलेज में, आप ही लोग दिखा रहे थे ना। तो आप इन्हीं को पूछ रहे हो कि ये इनकी राय लेके आओगे आप? अपोजिशन से बात, अपोजिशन इज वर्किंग फॉर दैट, क्योंकि इनके पास जो नेता क्या करेगा भाई साहब, थप्पड़ मारेगा किसी को क्या? इसलिए आपको सारी दुनिया को अगर कोसना और कुछ करना तो इन्हीं को करो, ताकि इनसे काम हो जाए, सवाल ताकि ये पूछे जाते हैं जो कभी कभार दिख भी जाए। कई बार आप देखिए, हम काफी देर से जुगल किशोर जी को आम जनता ढूंढ रही थी, और मैं क्यों कहता हूं, उसके बाद मैं नाम ले रहा हूं। जितेंद्र सिंह जी मीडिया से रूबरू नहीं होते, मेरी आंखें उनकी आंखें मिलती हैं। हालांकि मैं जितेंद्र सिंह जी की बात करूं, वो भी मीडिया से रूबरू नहीं होते। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात करूं, बड़े देश का इतना बड़ा ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं की? कोई, वही तो कह रहा हूं, मीडिया सवाल पूछे, लेकिन उनके लिए इनको पता है कि अगर हमारा बॉस नहीं आता तो हम क्यों आएंगे भाई? ये तो उसी लाइन पे चलते हैं। ये नहीं समझते कि आपका लेवल उसके लेवल बराबर नहीं है। भाई साहब आप वर्क करो, यहाँ घूमो यहाँ। लेकिन रविंदर रैना जी वो मीडिया से रूबरू होते हैं, वो तो कहते हैं बैठे था, चिंता नहीं कर। उन्होंने तो बचा के रखा है इनको, सारी गाली उनकी तो ये सुनते हैं ना। ये एक, मैं कह सकता हूँ सबसे पॉलिटिकल बात कह रहा हूँ आपसे, अगर इस पार्टी को कोई बचा रहा है तो रविंदर रैना बचा रहा है। सारी गाली आपकी और समाज की वो खाते हैं रविंदर रैना जी, राइट। वो इसलिए खाते हैं कि इनको बचा के पीछे ये बैठे हुए हैं। हालांकि ही हैज़ नो पावर, प्रेसिडेंट इज नथिंग। प्रेसिडेंट को सिर्फ पार्टी चलानी होती है। प्रेसिडेंट साहब को कोई काम नहीं होता कि हॉस्पिटलों में दिस एंड दैट जाके जाएं। एज ए सोशली मन में करें तो जा सकते हैं, लेकिन एज ए पोलिटिकली उन्होंने बंदे बनाए, जिताए हुए हैं, उनको मिनिस्टर बनाया हुआ है। काम किसका होता है? जिसके पास पावर है, जिसके पास सब कुछ है, वो भी जब काम करवाते हैं उसको उनको कहते हैं। तो ये कहने का मकसद है कि वो हमारे बड़े अजीज हैं, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो सारी मार खा रहे हैं लोगों की। बहुत, मेरे ख्याल में मजाक सा बन गया। किस लिए? पार्टी को बचा रहे हैं। अगर वो इतनी गाली ना खाए, सवाल, मीडिया के सवाल सब वो फेस कर रहे हैं। बिल्कुल वो वही करेंगे 100%, क्योंकि उनको बचाना है ना। जितनी बुरी बातें हो रही हैं कौन संभालेगा? हालांकि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द पॉलिटिक्स। यही तो राजनीति है भाई साहब। मैं समझ सकता हूँ लोग सोचते शायद ऐसे मजाक है। लोगों के लिए एक, लोगों की जो सोच को डाइवर्ट किया जाता है सारा रविंदर रैना की तरफ, वेरी क्लियर, बजाय कि उधर जाया जाए जिनका कसूर ही नहीं है उसकी तरफ डाइवर्ट करते हैं सारा। ये मीडिया को भी सारा दिन एक ही बंदे के पीछे पड़े रहना। और मैं कहूँगा कि जिस चीज़ से आपको फायदा नहीं होता बार बार जाके क्या लोगे आप भाई, में क्या फायदा? आपको कोई राय, सजेशन जैसे आप मेरे से मांग रहे हो, मैंने सिंपल कहा है, 2 टुक बात करी है। आप कैमरा क्यों नहीं लगाते? आप नीचे वाले हेल्थ सर्विस को क्यों नहीं खोलते? आपका डायरेक्टर जो ISM है, ISM उनका क्या रोल है भाई? उनका ISM पे भी एक डिपार्टमेंट है भाई साहब, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वो हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि हमारा तो, हम तो योगा की बात करते हैं, इंडियन की बात करते हैं, तो इंडियन सिस्टम इज बेयर। फिर आप डिपेंड क्यों हो गए इस पे? वो तो इस समय तो खत्म ही कर दिया डिपार्टमेंट। मैंने उसको चलाया था
बढ़िया काम थी तो, और उसने काम किया था। आज तो जीरो पे खड़ा है वो डिपार्टमेंट, सारा काम तो एक ही कर रहे, और एक ही नहीं, एक मेडिकल कॉलेज कर रहा, वन तन है ये डॉक्टर हमारे, तन है बेचारे जो यहाँ फंसे हुए। चाहिए ये था सारे हॉस्पिटल फंक्शनल होते, और डॉक्टरों को 2-3 महीने कोरोना टाइम इधर ही रखना चाहिए था। घर में जाते हैं उनके बच्चे, एक डॉक्टर मर गया, एक बेचारे की किसी की वाइफ का हो गया, किसी के भाई का हो गया, ये चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। यहाँ इनके लिए फर्स्ट क्लास रहने का, खाने का इंतज़ाम होना चाहिए था। डॉक्टर यहाँ से जाते नहीं, आपने उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा क्या? उनकी अपनी लाइफ इनसिक्योर है, लेकिन फिर लोग जलील देते हैं, भाई साहब फौजी कहेगा कि मैं गन के आगे खड़ा ना होगा। भाई साहब फौजी को भी ये मोर्चा बनाया होता है कि उसको भी डिफेंस देना होता है, बिल्कुल। उसको वर्दी ऐसी दी होती है जब तक वो वहाँ अगर गोली लगेगी तो बचेगा। तो ये सारी चीज़ों को उस तरीके से लेना चाहिए, कम से कम डेथ हो, चाहे फौजी हो, चाहे वारियर हो, चाहे कोई हो, और चाहे उसका पेशेंट हो, चाहे जनता हो, कम से कम डेथ होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। मुझे जो इनाम मिले थे, हमारी सबसे देश में कम डेथ हुई थी बच्चों की। हमें इम्यूनाइज, हमने सब सेंटर को खड़ा कर दिया, इतना सा होता है सब सेंटर। आशा वर्कर को इतना मजबूत किया, आप सोच नहीं सकते। कईयों ने आशा वर्कर के का मजाक लिया, कईयों लोगों ने, कई मिनिस्टरों ने उनका नाम का नाम डाल दिया जब वो अपनी मांग रखने चलेगी हैं। हमने वो, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्ची हैं, वही मैं कहता हूँ कि गांव में बहुत कुछ ठीक कर सकती है। बिल्कुल। उनका भी इंतजाम प्रॉपर होना चाहिए। वो गांव जाके वो देखो घूमना चाहिए। इस समय जो हेल्थ सेवा में लोग हैं उनको ज्ञान होता है, जानकारी होती है, जागरूक। ऐसे बेचारा एक बंदा उठ के वो करे मैं भी सेवा करूंगा, उल्टा कोरोना में भर जाए, खुद भी जाए, परिवार भी चले जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चौधरी लाल सिंह जी से हमने बात की, और काफ़ी मुद्दों को लेकर कुछ बातें इन्होंने अभी ये भी कही कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र रैना जी हैं, वो कहीं ना कहीं जो बाकी फेस नहीं करते जनता के सवालों को या मीडिया के सवालों को, सब अपने पे ले लेते हैं। हमने बीएसएफ सीएसएफ वालों को देखा, 88 दिन वो वहाँ पर खड़े रहे। जो वादा जितेंद्र सिंह जी ने किया था उनको नौकरियों को लेकर, वो लगातार इस मांग में रहे कि एक बार जितेंद्र सिंह जी बाहर आकर उनको कुछ बोल दे, लेकिन हर बार आए तो रविंद्र रैना जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कोई बात नहीं, हमने बात कर रखी है। तो फिलहाल कोरोना के चलते वो वहाँ से चले गए, लेकिन उनमें जोश और खरोश वैसा ही है। ऑल वाइन एसोसिएशन की बात कर लीजिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो कोविड-19 का क्या चल रहा है उस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। और रही बात लाल सिंह जी की, और बच्चे की ज़ुबान पर जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो लाल सिंह जी का नाम आता था, और हमेशा कहते थे कि लीडर कोई था जो हेल्थ सिस्टम को सुधारा, जिसने स्ट्रीमलाइन पे लाया, वो लाल सिंह जी थे। और इसी तरीके से कि हाँ, इनकी बात एक बहुत जेन्युइन लगी, और तमाम व्यूअर्स उस पर एग्री भी करेंगे कि हाँ, दौरा एक बार होता है, दूसरी बार वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी वो दौरा करते हैं, अटल डुल्लू जी दौरा करते हैं, एडवाइजर दौरा करते हैं, लेकिन बार बार दौरा करना अच्छी बात है। आप जांच लेने जा रहे हो, पता कर रहे हो क्या सिचुएशन है क्या नहीं, लेकिन वो चीज़ें बेहतर भी होनी चाहिए। और कोविड-19 के बढ़ते केस मद्देनजर रखते हुए हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि प्लीज़ अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। बड़ा ज़रूरी काम हो तो जो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको समय दिया है, एक व्यक्ति घर का जाइए और 3-4 दिन का, हफ्ते का राशन एक साथ घर पे लेकर आ जाइए। इस महामारी को हमने मिलकर हराना है, मिलकर तोड़ना है। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बाहो एक्सेस के साथ। श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।